तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्लास के बाद क्लास की पीडीएफ नोट्स और ई बुक को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज से आपकी मैथ की क्लास भी शुरू हो रही हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन सारी वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, 2 क्लासेस आपकी चल रही हैं, सीडीपी की और ईवीएस की। ठीक है, आज से आपको मैथ की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी और जल्दी ही आपको हिंदी की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। कल हमारे तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कह रहा है। ठीक है, किसके बारे में कह रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन कहता है कि विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। दूसरा कहता है कि ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दिए जाना चाहिए। लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से बनवाए जाने चाहिए, या उपरोक्त सभी। ठीक, देखो व्यक्तिगत भिन्नता का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का जनक फ्रांसिस गाल्टन साहब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रकृति का नियम है कि विश्व में कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। उनके स्वभाव, वृद्धि, शारीरिक, बुद्धि, मानसिक क्षमता आदि में कोई ना कोई अंतर ज़रूर होता है। ठीक है, तो बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास के लिए पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षण के दौरान खेल विधि के माध्यम से गणित हो गया तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से तथा लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों के चित्र बनवाए जाने चाहिए। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा आपका? तो जैसा कि भी मैंने बताया कि विधि के माध्यम से बालकों के गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका ठीक है। ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लिखने तथा सिखाने से पहले बच्चों से बनवाया जाना चाहिए। क्या बनवाया जाना चाहिए? यहाँ पे इसमें स्टूडेंट है, क्या बनवाया जाना चाहिए? बच्चों से यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका चित्र बनवाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन 3 तो लगाएंगे नहीं, ऑप्शन हम क्या लगाएंगे बेटा? उपरोक्त तो सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अभिकथन दे रखा है, उसका तर्क दे रखा है। कहता है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क कहता है लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। देखो, मैंने आपको बताया था जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कथन वाला, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर देंगे? थोड़ी देर के लिए बेटा इसको स्किप कर देंगे। क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे, और इसको इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि ये एक ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ना है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूढ़िवादिता का जिक्र किया जा रहा है ना। दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे हम, लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। देखो, ये भी गलत है ना। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? लैंगिक विविधता का वो किया जा रहा है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ केवल घर का काम करेंगी, लड़कियाँ बीए करेंगी, बीएससी नहीं करेंगी, लड़के मैथ पढ़ सकते हैं, लड़के बाहर का काम करेंगे। तो यहाँ पे लैंगिक विविधता का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों गलत हैं। अगर इनमें से कोई भी सही होता, उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना होता। तो उसके बाद हम कैसे करते हैं कि यहाँ पर क्योंकि शब्द लगाते हैं, उसके बाद अगर उत्तर मिलता है तर्क का तो उत्तर होता है, वरना वो उसका कथन तर्क नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये किससे क्वेश्चन बना है? आपका पियाजे से बना है जो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं, केंद्रीयता कहते हैं, समायोजन कहते हैं, या संरक्षण कहते हैं। तो 13 का आपको आंसर देना है। देखो, तीनों ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संरक्षणता किसे कहते हैं। तो 2 शब्द होते हैं, एक होता है संरक्षण का अभाव, और एक शब्द होता है आपका
संरक्षण। तो संरक्षण का अभाव किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। देखो, बच्चे शुरुआती आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शुरुआती आकृति को भूल जाते हैं, जैसे कि बूंद से, ठीक है, जैसे कि बूंद से। चलो एक बार फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संरक्षण का अभाव, ठीक है, संरक्षण का अभाव, ठीक। तो किसे कहते हैं संरक्षण का अभाव। देखो, बच्चे का शुरुआती आकृति से किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शुरुआती आकृति भूल जाते हैं। जैसे मैंने बूंद बनाई एक, जैसे बूंद बनाई, और बूंद बनाने से बाद मैंने क्या करा, इसको कमल बना दिया। क्या बना दिया, कमल बना दिया। अब क्या होता है कि कमल का फूल बना देने पर बूंद को बच्चा क्या है, भूल जाता है। अगर बच्चे से पूछा जाएगा बेटा बूंद कहाँ गई, तो वो नहीं बता पाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम संरक्षण का अभाव बोलते हैं। संरक्षण किसे बोलते हैं, बूंद से कमल बना दिया, और जब मैंने बच्चे से पूछा बेटा बताओ बूंद कहाँ है, तो उसने बूंद बता दी कि सर ये है बूंद, ठीक है, इसे हम बोलते हैं संरक्षण। फिलहाल हमारा उत्तर ये नहीं है। फिर तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं, केंद्रीयता किसे कहते हैं, ठीक है। भी दो चीज़ें होती हैं, एक केंद्रीकरण होता है बेटा, और एक क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। इसे थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक केंद्रीकरण होता है बेटा और एक विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है, दोनों एक बार समझ लेते हैं। और ये सब सारे के सारे काय के शब्द हैं, प्याजे के शब्द हैं, विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो केंद्रीकरण क्या होता है ये समझ लीजिए। देखो, किसी वस्तु या घटना को सिर्फ एक यानी कि संकुचित तरीके से सोचना, यानी कि एक ही तरीके से सोचना, एक ही तरीके से सोचना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। और एक से अधिक तरीके से सोचना क्या कहलाता है बेटा, विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी कि एक ही समय में किसी वस्तु या विचार के कई पक्षों का ध्यान देना क्या कहलाता है, हमारा विकेंद्रीकरण। यानी कि यहाँ पर भी हमारा उत्तर ये नहीं है। अब हम आ जाते हैं समायोजन। समायोजन किसे कहते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं। अब इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे, समायोजन और आत्मसातीकरण। समायोजन और आत्मसातीकरण। बेटा आत्मसातीकरण को हम क्या बोलते हैं, समावेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समावेशन। तो इसमें हिंदी में क्या होता है कि नाम बदलते रहते हैं। तो आप लोग एक काम ये कीजिए कि इनको इंग्लिश में याद कीजिए, ठीक है। तो समायोजन को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं बेटा, अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन, ठीक है बेटा। और समावेशन यानी कि आत्मसातीकरण को हम क्या बोलते हैं, असीमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असीमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असीमिलेशन, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में याद रखिए, अकोमोडेशन और असीमिलेशन दोनों समझ लेते हैं एक बार क्या होता है। देखो, समावेशन यानी कि असीमिलेशन क्या होता है। देखो, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना। पुरानी जानकारी में नई जानकारी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नई जानकारी को जगह देना, जगह देना क्या कहलाता है, असीमिलेशन कहलाता है। जैसे कि उड़ने वाले पक्षियों में तोतों के बाद गौरैया को भी शामिल कर लेना। समझ गए आप लोग। फिर से मैं बता देता हूँ, असीमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण या समावेशन किसे कहते हैं बेटा, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना क्या कहलाता है, असीमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, असीमिलेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, उड़ने वाले पक्षियों में तोते के बाद, यानी कि तोते के बारे में बच्चों को पता था और उसके बाद गौरैया को भी शामिल कर लेना, यानी कि यहाँ पे विरोध नहीं हुआ। जबकि अकोमोडेशन इसका उल्टा होता है कि नई जानकारी के कारण क्या होता है बेटा, कि थोड़ा सा
बड़ा कर लें इसे, कि नई जानकारी के बाद के कारण नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध होने पर जानकारी का पुनर्गठन करना। पहले इतना समझ लीजिए आप लोग। तो मैंने बताया था असिमिलेशन में कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना, और जब नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बेटा अकोमोडेशन। जैसे काला केवल कौवा है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ लीजिए, काला केवल कौवा है, ये याद करने के बाद कोयल को देखने पर क्या होता है, फिर विरोध क्या हो गया, यहाँ पे देखो विरोध हो गया नहीं हो गया। बच्चे ने सबसे पहले कौवा देखा तो उसने पहचाना कि कौवा जो होता है काला होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसने क्या करा, कोयल को भी देख लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया। यानी कि जब विरोध हो जाए तो अकोमोडेशन, विरोध ना हो तो असिमिलेशन। ठीक है, तो अब उसको कैसे बचाने का दोनों को, तो एक को रंग के हिसाब से, कोयल को देखने के पर उसकी आवाज़ के आधार पर क्या करेगा, अंतर करना। ठीक है, तो फिलहाल हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं। यानी कि समाहित कर ले रहे हैं, विरोध नहीं हो रहा है। और जब विरोध नहीं हो रहा है तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा बेटा आत्मसातीकरण, यानी कि असिमिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर विरोध हो जाता तो हमारा समायोजन यानी कि अकोमोडेशन हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ क्या हो सकता है कि वे क्या है, क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, या उपरोक्त में से बेटा कोई भी नहीं है। देखो वो क्या कर रहा है, पढ़ाई में भी सही है, खेल में भी ठीक है, सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी ठीक है, यानी कि ज़्यादातर चीज़ों में वो क्या है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका अर्थ बताना है आप लोगों को। तो इसका अर्थ बेटा ये हो सकता है कि वे जो है, देखो क्षीण तो होगा नहीं बुद्धि, तो वो तर्कशील क्षमता वाला छात्र होगा, लेकिन तर्क से खेल का, सामूहिक कार्यक्रम का कोई भी लेना देना नहीं है, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई सही तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो एक ही उत्तर बचता है आपका, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है। कैसा है, बहुआयामी वाला, यानी कि पढ़ाई में भी अच्छा है, वो खेलकूद में भी अच्छा है, सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुआयामी बुद्धि का बालक जो होता है शैक्षणिक व शिक्षण सहभागी गतिविधियों दोनों में बेहतर प्रदर्शन करता है। ये आप लोग याद रख लेना। वे तर्क शक्ति हो गई व तीक्ष्ण बुद्धि होने का साथ साथ शिक्षण सहयोगी गतिविधियों जैसे कि खेलकूद हो गया, आपका सामूहिक कार्यक्रम व वाद विवाद में सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, प्रदर्शन करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। कहता है अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश देना चाहिए, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास पर या आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं देना चाहिए, या आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा। तो 15 का आपको आंसर बताना है। देखो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, किसने दिया है, आपका जॉन डीवी ने दिया है। किसने, जॉन डीवी ने आपका दिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य बेटा ये है कि बालक में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। आत्मानुशासन उत्पन्न करने में उत्तरदायित्व की भावना का विशेष महत्व है। इसे उत्पन्न करने के लिए विद्यालय के अधिकतर काम स्वयं विद्यार्थियों को सौंप दिए जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि कहता है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश। देखो बच्चों को सख्त आदेश नहीं देना है, सीटेट ये क्या है, निगेटिव मानता है, तो सख्त आदेश तो नहीं देना है। आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं देना चाहिए, देखो बेटा जोर देना चाहिए। आत्मानुशासन के लिए दृष्टांतों द्वारा, ये भी निगेटिव शब्द है। एक ऑप्शन बचता है कि बालकों में उत्तरदायित्व की भावना पर विकास पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न में से ये किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। देखो बेटा, कभी कभी डेफिनेशन आ जाती हैं, इसलिए आप लोग परेशान ना हो कि सर आप डेफिनेशन क्यों कराना है। कभी कभी आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के, काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो उसमें कभी कभी डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ कि खोज पर किसने बल दिया था, आपका जीन पियाजे ने दिया था। तो जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने काय का सिद्धांत दिया, इन्होंने बेटा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। काय का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अगर इसी संज्ञानात्मक विकास में मैं सामाजिक जोड़ दूँ, यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक, तो ये किसका सिद्धांत हो जाएगा, वाइगोस्की का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। इन्होंने कहा था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। इन्होंने देखा था तो वैज्ञानिक जो खोज करता है, और संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, कोहल वर्ग ने काय का सिद्धांत दिया बेटा, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, तीनों के तीनों आपके लिए संरचनात्मक हैं ये साइंटिस्ट, तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया का ही प्रक्रिया में की यहाँ पे कुछ गलत होगा, महत्ता पर बल देता है। कहता है पारस्परिक क्रियाओं द्वारा देता है, पुरस्कार और दंड द्वारा देता है, अनुवांशिकता द्वारा देता है, या अन्वय या अटल बोलते हैं शिक्षा शास्त्रीय उपागमों द्वारा देता है। ठीक है, देखो अधिगम का जो सामाजिक संरचनात्मक विचार है वो अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं की महत्ता पर बल देता है। किस पर दे देता है, पारस्परिक क्रियाओं पर, क्योंकि सामाजिक संरचनात्मक विचार इस बात पर बल देता है कि पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिगम प्रक्रिया का प्रसार एवं इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। अतः अधिगम हेतु पारस्परिक क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अधिगम के लिए क्या, पारस्परिक क्रियाएं क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं समावेशी शिक्षा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए और देखने को ज़रूर मिलेगा। एक क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। कहता है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है प्रगतिशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, या सृजनशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, या सामान्य बालकों के साथ असक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करना, या अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था करना। देखो, समावेशी शिक्षा का व्यापक संकल्पना है कि जिसके अंतर्गत क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, इस समावेशी का मतलब होता है कि कक्षा तो एक ही होगी और उसमें जो बच्चे होंगे विभिन्न प्रकार के होंगे और शिक्षण भी एक साथ ही किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं और सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें लैंगिक समानता पर भी बल दिया जाता है। ठीक है, तो 18 का आपको अब आंसर बताना है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। कहता है प्रगतिशील बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। देखो, केवल प्रगतिशील बालकों की शिक्षा उपलब्ध कराना ऐसा नहीं है। मैंने कहा समावेशी का मतलब होता है समा प्लस विषय, यानी कि समान शिक्षा सभी को प्रदान करना और एक ही क्लास में, और सभी बच्चे बैठेंगे। इसमें मंदबुद्धि वाला भी बैठेगा और कुशाग्र बुद्धि वाला भी बैठेगा, सामान्य बुद्धि वाला भी बैठेगा। कहता है सृजनशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था, तो बेटा केवल सृजनशील बालकों को नहीं देना है, सभी को देना है। कहता है सामान्य बालकों के साथ असक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। बिल्कुल ठीक है, जो सामान्य बालकों के साथ असक्षम है उनको भी बिठाना, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तीसरा कहता है अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था, केवल अधिगम अक्षम बालकों की नहीं, जिसमें सामान्य आ ही नहीं रहा। मैंने कहा कि ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सभी लोग आएंगे, तो यही ऑप्शन एक मिलता है जिसमें सामान्य भी हमें मिल रहा है और असक्षम भी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कहता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बालक विकास में ये सिद्धांत क्या कहलाता है? कहता है परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है। देखो, एक बालक क्या कर रहा है, पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। जब आप छोटे होंगे तो अगर ये बालक है लेटा हुआ और उसके आगे खिलौना पड़ा हुआ है तो वो क्या करता है, पहले वो केवल उंगलियों से नहीं पकड़ता है, हाँ ना, हाथ से पकड़ता है। वो क्या करता है, आगे खिसकने लगता है हल्के हल्के, यानी कि पूरी बॉडी से उसे पकड़ना चाहता है। लेकिन कुछ सालों के बाद क्या होता है कि वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है। कुछ सालों के बाद क्या होता है, वो उंगलियों का इस्तेमाल भी करने लगता है। तो बेटा ये जो सिद्धांत होता है ये हमारा एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है।
एकीकरण का सिद्धांत जैसे कि आपको मैंने बता दिया। तो बाल विकास के एकीकरण सिद्धांत के अनुसार क्या बताया मैंने कि बालक पहले पूरा संपूर्ण अंग को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, ठीक है। और वे सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हुई प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठा रूप में प्रयोग में लाना सीखता है ना। तो पहले सामान्य चीज़ों का इस्तेमाल करता है, फिर हल्के हल्के आगे बढ़ता है, ठीक है। तो बालक पहले पूरे हाथ को, अंगुलियों को, इस तरीके से मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, परस्पर अंतर संबंध का सिद्धांत किसे कहते हैं बेटा? ठीक, अंतर संबंध का सिद्धांत बेटा ये कहता है कि अगर विकास के किसी भी अंग में अगर हमारे कोई भी परेशानी आती है तो पूरा, जैसे कि ऐसा समझो कि मेरे अगर सर में दर्द हो रहा है तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, यानी कि एक चीज़ दूसरे से संबंधित है। क्या कर सकता हूँ, पूरी बॉडी में, अगर पेट में दर्द हो रहा है मेरे, तो एक अंग दूसरे पे क्या होता है, संबंध होता है, यानी कि सब एक दूसरे का क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये तो आपका भाई को उसके सामने दिया है, ठीक है। तो ये उत्तर नहीं है, हमारा 3 वाला उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कहता है कि शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पना खेल करना शुरुआत कर देता है। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन प्याजे से आपसे प्याजे का लिया गया है। किसका लिया गया है जो क्वेश्चन? प्याजे का। अगर प्याजे के शब्द जितने भी हैं सब आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका आज के सेशन का, ठीक है। देखो, शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू कर लेता है, बेटा ये उत्तर आपका गलत है। शैशवावस्था में बच्चा, शैशवावस्था यानी कि संवेदी पेशी अवस्था है, और इसमें बच्चा तर्क स्थापित नहीं कर पाता है। तो तर्क को लागू अनुमान लगाने का सक्षम जो होता है, ये शैशवावस्था में नहीं होता है, मूर्त अवस्था में होता है, ठीक है। इसलिए ये वाला उत्तर गलत हो गया आपका। फिर कहता है कि संक्रियात्मक अवस्था, अच्छा जो आपकी संक्रियात्मक अवस्था है ये कब से कब तक चलती है? ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है, ठीक है। और आपकी शैशवावस्था, चलो वो तो मैं छोड़ो, बाद में बताता हूँ। कहता है संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक, बेटा ये भी गलत है। देखो, संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तर्क की सोच प्रारंभ हो जाती है, नहीं, निगमनात्मक तर्क की जो सोच प्रारंभ होती है वो भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? मूर्त अवस्था में हो जाती है। अगर शुरुआत, प्रारंभ की बात कर रहा है, जब शुरुआत कहेगा तो मूर्त लगाएंगे, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या कहते हैं, तो अमूर्त में आ जाते हैं। फिर कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। बिल्कुल, वर्गीकरण भी कर लेता है, संरक्षण भी कर लेता है, गणितीय संक्रियाएं भी कर लेता है, विलोमीयता आ जाती है उसके अंदर, क्रम परिपक्व हो जाता है, श्रृंखला भी आ जाती है, और तार्किकता की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि अभी मैंने इस वाले ऑप्शन में आपको बताया। यानी कि यही हमारा उत्तर ठीक है। नीचे भी देख लेते हैं एक बार। कहता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, नहीं बेटा, अनुकरण की शुरुआत तो वो पहली वाली अवस्था में करता है, ये भी गलत है। पहली वाली अवस्था यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, इसमें करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्लास के बाद आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।